हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग दो स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग किसी भी लॉजिकल फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किसी भी लॉजिकल फंक्शन को दो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म और जो दूसरा फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग जो फर्स्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं जो है एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस बी सी डी। इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल टर्म्स है उसमें सारा चार वेरिएबल नहीं है। पूरा जो ये जो फंक्शन है वो चार वेरिएबल का है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला जो टर्म है इसमें सी नहीं है और डी नहीं है। इस वाले में ए नहीं है और डी नहीं है। इस वाले में देख रहे हैं बी जो वेरिएबल है वो नहीं प्रेजेंट है और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसमें ए वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। इसको सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहेंगे, इसको स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक टर्म में सारा वेरिएबल्स नहीं है हर एक टर्म में। इसलिए ये जो फॉर्म है लॉजिकल फंक्शन का इसको हम लोग कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। अब हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव करेंगे जिसमें हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखेंगे कि सारे टर्म्स में सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट रहे, या तो कॉम्प्लीमेंटेड या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड। उसको दिखाने के लिए हम लोग एक अलग एग्जाम्पल लिए हैं जिससे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी लॉजिकल फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में किस तरह से हम लोग किसी भी लॉजिकल फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक दिया हुआ है लॉजिकल फंक्शन जो कि तीन वेरिएबल का फंक्शन है एफ ए बी सी तीन वेरिएबल है और इसका वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल टर्म्स है इसमें तीनों वेरिएबल नहीं है, इसमें भी तीनों वेरिएबल नहीं है। इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को हम लोग को इस तरह से लिखना है कि हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल्स प्रेजेंट रहे। इसको देखते हैं हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि सारे टर्म्स में सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। क्योंकि ये जो पहला टर्म है ए इसमें बी और सी नहीं है और जो सेकेंड टर्म है ये वाला इसमें ए वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है। हम लोग को इसको इस तरह से लिखना है कि हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल्स रहे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला टर्म है ए इसमें बी और सी नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये पहला टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से। अगर हम लोग इस फर्स्ट वाले टर्म को इस बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा से हम लोग जानते हैं बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 होता है, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 होता है। इसलिए सिंपली हम लोग ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 इंटू 1 से। उसी तरह से ये जो दूसरा टर्म है इसमें ए वेरिएबल नहीं है, इसलिए जो सेकेंड वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से। उसके बाद इसको हम लोग मेरा जो इक्वेशन होगा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगा एफ ए बी सी इज इक्वल टू पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दिया बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से, सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई किए हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से। अब इतना करने के बाद हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग इसको जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, जो कि यहाँ हम लोग लिख दिए हैं। अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये 2 बार आया है, ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। इसलिए कोई भी टर्म अगर एक से ज़्यादा बार आएगा तो हम लोग एक को सिर्फ रहने देंगे, बाकी को हम लोग वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो जो डुप्लीकेट टर्म्स आए हैं उसको एलिमिनेट कर दिए एक को, तो
तो मेरा जो फंक्शन है उसमें से एक टर्म घट गया और ये आ गया ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी। अब ये जो इक्वेशन आया है, एक्सप्रेशन आया है जो इक्वेशन नंबर 3 में, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें इस एक्सप्रेशन में जो इंडिविजुअल टर्म्स है वो प्रोडक्ट्स है और हर एक का सम ले रहे हैं, मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट है इसमें। और हर एक जो प्रोडक्ट है, मतलब हर एक जो प्रोडक्ट वाला टर्म है उसमें सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है हर एक प्रोडक्ट में। इसलिए इस तरह का जो फॉर्म आया है इसको हम लोग बोलते हैं द स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्स को कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए इसको कहेंगे स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। और जब हम लोग किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में लिख देते हैं, तब जो इंडिविजुअल जो टर्म आता है वो कहलाता है मिन टर्म। इसलिए इस एक्सप्रेशन में कितना मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म हो गया, ये दूसरा मिन टर्म है, ये तीसरा मिन टर्म है, ये चौथा मिन टर्म है, ये पांचवा मिन टर्म है। मतलब इस लॉजिकल फंक्शन में 5 मिन टर्म है। मिन टर्म किसको कहते हैं? जब किसी भी लॉजिकल फंक्शन को स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तब जो इंडिविजुअल जो टर्म्स आता है उसको मिन टर्म्स कहा जाता है। और किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को जब स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि उस लॉजिकल फंक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको सिर्फ उस फंक्शन को देख करके ही उससे हम लोग को मिल जाता है। मतलब स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जब किसी भी लॉजिकल फंक्शन को हम लोग लिख देंगे तो सिर्फ हम लोग उसको देख करके उस लॉजिकल फंक्शन का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा, या फिर हम लोग उसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म, उसको डिस्कस करेंगे।